जी बच्चों, ये 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करना था, 4th तक हम लोगों ने कर लिया था पिछली क्लास में. सो द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, सो जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज गिवन एज 10 न्यूटन पर केजी आई प्लस जे. ये इसका डायरेक्शन बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है. सो gravitational field is given by this, and find the work done by an external agent to slowly shift a particle of mass m is equal to 2 kg from the point 0, 0 to a point 5, 4. तो ये जो r वेक्टर है ना, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 0 i, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्लस 4 माइनस 0 j. So displacement vector is 5i प्लस ऑफ 4j. ठीक है. अब ये जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड M इंटू ई, है ना. तुम जैसे जो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी तरह यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो फोर्स हो जाएगा. ठीक है. तो F इज इक्वल टू M इंटू ई होता है. मास हमारा 2 है इंटू 10 I प्लस जे. ये 10i प्लस जे, ये ई है, 2 मास हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो ये हो जाएगा 20i प्लस 20j. ये हमारा फोर्स का वेक्टर हो गया. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलरेडी हम लोग को दे रखा है 5i प्लस 4j. अब हम लोग को जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट फोर्स और F डॉट R कर दोगे, फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन. डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. So F is 20i plus 20j into डॉट प्रोडक्ट ऑफ 5a plus 4j. जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो i का कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 20 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 4. तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 80. तो ये टोटल कितना हो गया, 180 जूल्स हो गया. तो वर्क डन इज इक्वल टू 180. क्लियर बच्चों? यस सर. लिख भी लिया आप लोगों ने? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a is surrounded symmetrically by a uniform thin spherical shell. तो ये देखो, ये सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे, है ना. यहाँ पे अंदर जो है ये सॉलिड स्फीयर है. इस सॉलिड स्फीयर का मास m है और रेडियस a है. इज सराउंडेड सिमेट्रिकली बाय अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल. इसके बाहर जो है ना एक शेल है, मतलब इसके अंदर बिल्कुल खाली हॉलो शेल है. ठीक है. तो यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस 2a. तो इसका अगर मास m है, इसका भी मास m है, इसका रेडियस 2a हो गया. फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3/2a फ्रॉम द सेंटर. 3/2a फ्रॉम द सेंटर मतलब a और 2a के बीच में कहीं पॉइंट, और 5/2a मतलब 2a के बियॉन्ड. इन दोनों मतलब इस स्फीयर और स्फेरिकल सेल दोनों के बाहर एक पॉइंट ले रहे हैं, और एक पॉइंट ले रहे हैं जो स्फीयर के बाहर और स्फेरिकल सेल के अंदर है. तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है. ठीक है. सो
So point P1 is exterior to the solid sphere and interior to spherical cell. Okay. So now since P1 is inside the cavity, तो कैविटी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा स्फेरिकल सेल के वजह से P1 पे वो जीरो होगा, क्योंकि P1 अंदर है स्फेरिकल सेल के. तो एज P1 इज इनसाइड द कैविटी ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल, the field here, so field at P1 due to cell is equal to 0. ठीक है. Now since P1 is outside the solid sphere, so for P1, for field at P1, sphere acts as a point mass, sphere acts as a point mass, है ना. ये पूरा स्फीयर एक पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा. सो अब ये जो फील्ड है E will be equal to field due to solid sphere field due to solid sphere E is equal to gm upon r square. तो r यहाँ पे क्या है 3/2a का होल स्क्वायर. So this is 4gm by 9a square. ठीक है. ये फर्स्ट केस हो गया, ए पार्ट. ना ये ए पार्ट हो गया. ना पॉइंट P2 is exterior to both the solid sphere as well as spherical cell, hence both acts as point masses for the field at P2. So field कितना हो जाएगा, E dash कर लो, E dash is equal to gm by 5/2 a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ gm 5/2 a का होल स्क्वायर. So twice of gm by 25/4a square. So 8gm by 25a square.
सो ये हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है. सेकेंड केस. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the density inside a solid sphere of radius a is given by rho is equal to rho naught a upon r, where rho naught is the density at the surface and r denotes the distance from the center. Find the gravitational field due to this sphere at a distance 2a from its center. Okay. So एक solid sphere है, radius a है, ठीक है. So solid sphere, a density inside a solid sphere of radius a is given by rho is equal to rho naught. अगर किसी भी पॉइंट पे हम लोग को ये एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे जो एक स्फेरिकल एक बाउंड्री अगर बनाओ इस पूरे डिस्टेंस पे, जो इस पॉइंट पे डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट ए अपॉन आर हो गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी है लेट्स. सो वेयर रो नॉट इज द डेंसिटी एट द सरफेस, तो जो सरफेस पे जो डेंसिटी है ना, जब आर का वैल्यू ए हो जाएगा तो रो इज इक्वल टू रो नॉट हो जाएगा. तो वेयर रो नॉट इज द डेंसिटी एट द सरफेस एंड आर डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. आर क्या है, हम लोग सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. R denotes the distance from the center. Find the gravitational field due to the sphere at a distance 2a from its center. तो यहाँ से 2a डिस्टेंस पे हम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है. इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना. सो अगर इस पूरे सॉलिड स्फीयर को, ये पूरा सॉलिड स्फीयर जो है, so let us divide this solid spheres into n number of into various concentric cells, पतले पतले concentric cells के फॉर्म में करें. each cell can be replaced by a point particle at its center, है ना. सारा जो सेल है it can be represented, it can be replaced by a point mass, right? Why? Because the point जहाँ पे हम लोग को gravitational field निकालना है, the point where we have to find the gravitational field is basically exterior to this sphere, and that's why all these individual spherical cells will act as point masses placed at the center. So first what we are going to do is
divide the sphere into concentric cells. So divide the cell into number of concentric cells. Each of this can be replaced by a point mass. Each of this cell can be replaced by a point mass, right? Now, so if let the mass of the sphere is capital M, let mass of sphere is equal to capital M. So gravitational field is equal to gm by r square. R क्या है? 2a है. gm by 2a square. So gm upon 4a square. First equation. मास m को कैलकुलेट करने के लिए r डिस्टेंस में dr विड्थ का, r डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का एक सेल कंसिडर कर रहे हैं. तो इसका जो मास होगा dm, dm जो मास है एक सेल का, dm is equal to mass of cell of radius r and thickness dr. तो रेडियस r, थिकनेस dr, तो इसका वॉल्यूम जो होगा dv इज इक्वल टू स्मॉल, जो सेल का जो वॉल्यूम है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, उसका सरफेस का एरिया इनटू विड्थ dr, राइट. तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ये इसका वॉल्यूम हो गया. और जो मास है dm, dm इज इक्वल टू, so dm is equal to rho into dv, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. रो को हम लोग लिख सकते हैं रो नॉट ए अपॉन आर, और dv को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. अब r और ये जो r स्क्वायर है ये कैंसिल होके r बचेगा. सो वी हैव dm is equal to rho naught a 4 pi rho naught a into r. So 4 pi rho naught a into r dr. Okay. Mass of whole sphere is equal to dm का इंटीग्रेशन 0 से m 4 पाई रो नॉट a r dr. r का वैल्यू रेडियस 0 से लेके a तक वेरी करेगा. So m is equal to 4 pi rho naught a into r square by 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो. 4 pi rho naught a cube by 2. 2 pi rho naught into a cube. ये हमारा मास हो गया इसका, जो टोटल मास है 2 पाई रो नॉट इंटू ए क्यूब. मास निकल गया. अब हम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है. ये तो पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा. दिस मास acts as
point mass concentrated at center. और बिकॉज ये पॉइंट मास की तरह एक्ट कर रहा है तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा दिस इज जी एम बाय 2a का होल स्क्वायर. तो ये जो जी एम बाय 4a स्क्वायर हम सॉरी निकाला ही हुआ है. सो दिस इज जी एम बाय एम की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जी इंटू 2 पाई रो नॉट ए क्यूब जी एम बाय 4a स्क्वायर. ये कैंसिल होगा ए बचेगा कैंसिल होकर 2 यहाँ बचेगा. So net gravitational field is equal to g rho naught a, g pi rho naught a. So this is g pi rho naught a upon 2. This is the net gravitational field. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. A uniform ring of mass m and radius a is placed directly above a uniform sphere of mass capital M. तो देखो ये रिंग है, इसका मास स्मॉल m है, स्फीयर का मास कैपिटल M एंड ऑफ इक्वल रेडियस. तो दोनों का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस ए है और रिंग का भी रेडियस है. तो स्फीयर का भी रेडियस है और रिंग का भी रेडियस है. सो a uniform ring of mass m and radius a is placed directly above a uniform sphere of mass m, mass capital M, and of equal radius. Radius यहाँ पे भी a है. The center of the ring as it is at a distance √3 by √3a from the center of the sphere. तो यहाँ से सेंटर से जो इस रिंग का जो पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है, this distance is equal to √3a. ठीक. Now from the center of the sphere find the gravitational force exerted by the sphere on the ring. So हम लोग को sphere, so we have to find gravitational force exerted by sphere on the ring, right? So this sphere will act as a point mass, you know? So why? Because this point A is this point, the center of the ring is outside the center of the sphere. So this is considered as external point. तो वहां पे the gravitational force due to sphere on ring will be same as gravitational force due to ring on sphere by Newton's third law of motion. ठीक है? So gravitational field at any point on the ring so gravitational field at any point on the ring due to sphere gravitational field at any point on the ring due to sphere is equal to the field due to, this is equal to the field due to single particle of mass m
So gravitational field at any point on the ring due to sphere is equal to the field due to single particle of mass m. At the center of the sphere. तो जो हम बात करते हैं पूरे स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वही एक पॉइंट मास कैपिटल एम मास पॉइंट मास अगर इसके सेंटर पे हो तो उसके वजह से भी सेम फील्ड होगा. ठीक है. अब हम लोग को निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द रिंग. सो ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by sphere on the ring will be equal to force exerted by ring on sphere. So by Newton's third law of motion. So by Newton's third law of motion, gravitational force on the ring due to sphere is equal to force on sphere due to ring. ठीक है. So अब देखो ये √3a इसके सेंटर से √3a पे डिस्टेंस पे जब हम लोग एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं रिंग के वजह से जो एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं. सो ये जो डिस्टेंस है इसके एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है d इज इक्वल टू √3a हो गया. सो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड gm small m gmd by root under a square plus d square raised to the power 3/2. सो d का वैल्यू √3a होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3a into gm root under a square plus d square 3a square raised to the power 3/2. √3 gma a square plus d square raised to the power 3/2. d का वैल्यू हम लोगों ने बोल लिया. अच्छा 3 स्क्वायर ले लिया था तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया. 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a होता है 2a और क्यूब 8a क्यूब √3 gma divided by sorry ये a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 3/2 कर ही दिया तो यहाँ 2 ले ही लिया. स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं है. So 4a square raised to the power 3/2 is 2a का होल क्यूब 8a क्यूब हो गया. a और ये काट करोगे a स्क्वायर बचेगा. दिस इज √3 gm by 8a स्क्वायर. क्लियर बच्चों? Yes, sir.
अब ये जो फोर्स लगेगा दैट इज मास m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड. जो स्फीयर पे जो फोर्स लगेगा, मास ऑफ द स्फीयर इन ग्रेविटेशनल फील्ड, मास ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल M √3 gm divided by 8a square. √3 g capital M into small m. So √3 gm capital M into small m divided by 8a square. क्लियर बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now, a particle is fired vertically upward with a speed of 9.8 km per second. Find the maximum height attained by the particle. So, let's say this is a particle which is fired upward with a speed of 9.8 km per second. So particle इसका mass m है, let's say, is fired vertically upward with a speed of 9.8 km per second. V is equal to 9.8 km per second, और मीटर में करोगे 9800 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक है? So this is उसके बाद कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल. मान लो ये जो अर्थ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इस अर्थ का रेडियस r है, राइट, और इसका मैक्सिमम हाइट h है, ठीक है ना. सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल. Radius of Earth is 6,400 km. G at the surface is 9.8 meter per second square. Consider only Earth's gravitation.
तो अब ये समझिए कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहां स्पीड 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट बी है और पॉइंट ए है, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम आर प्लस एच हो गया। टोटल डिस्टेंस जो सेंटर से लेके यहाँ तक आर प्लस एच है ना, जी m1 m2 बाय आर होता है बेसिकली हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से आर प्लस एच है, तो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम आर प्लस एच हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो गया। ए पॉइंट पे अगर हम लोग देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, एंड सो काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर, माइनस जी एम एम बाय आर होता है। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पार्टिकल अर्थ को अगर साथ में एक सिस्टम मान ले तो बाकी सारे फोर्सेस इंटरनल हो जाएंगे, और इंटरनल है फोर्सेस, तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, total mechanical energy at A. So total energy at A is equal to total energy at B. So total energy at A कितना है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस 0 माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो जी, कैपिटल जी इंटू एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर लो, जी इंटू एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इसको इसमें रिप्लेस कर लोगे तो हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ जी इंटू एम। अच्छा, इसमें ना सब में से स्मॉल एम को कैंसिल कर दो, स्मॉल एम कॉमन लेके सब में से कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी आर प्लस ऑफ, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये टॉप पॉइंट पे था ना, ये ए पॉइंट पे ना, ये बी पॉइंट पे आर प्लस एच, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आर प्लस एच है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम एम बाई आर, तो माइनस जी आर प्लस ये हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना था पर्टिकुलर फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हम लोग को एच का वैल्यू निकालना है। अब रिप्लेस कर लो वैल्यू सब सारा इसमें, 6400 किलोमीटर है, और ये सो माइनस ऑफ 9.8 इंटू 6400 किलोमीटर, इस पे 3 और 0 डाल देंगे, प्लस हाफ इंटू वी स्क्वायर, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड 9800, हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी आर स्क्वायर, माइनस ऑफ 9.8 इंटू 64, उसके बाद 5 zeros का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। So calculate this. We have 9.8 into 64. 64.
-6272 4802 1 2 3 4 is equal to 4.014 10 to the power 14 divided by 640. इसको सॉल्व करें अगर 4802 6272. So we will get -14700 and then 000 is -4.014 10 to the power 14 divided by 64. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया. गड़बड़ आ गया. 6400. टू 7 3. इन्होंने किलोमीटर में ही छोड़ दिया. अच्छा, जी का वैल्यू अच्छा, ठीक 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 ठीक. सॉरी. सो 4.014 10 to the power 14 divided by ये 1.47 10 to the power 3 to 5 to 7. So this is 4.014 divided by 1.47 2.73 10 to the power 7. So 0.64 into 10 to the power 7 plus of h. तो h is equal to निकल 2.73 minus 0.64. तो 2.09 into 10 to the power 7 मीटर. किलोमीटर में करोगे तो 2.02 तो 20900 किलोमीटर हो जाएगा. So this is 20900 किलोमीटर. ठीक है बच्चों. खैर तुमको कॉन्सेप्ट से मतलब है, तो इतना ऐसा लंबा कैलकुलेशन तो नहीं आता है.
बट हाँ कॉन्सेप्ट समझ लो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके हम लोग सॉल्व करते हैं. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है सॉल्व. हो गया, लिख लिया बच्चों? Yes, sir. So particle hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at the earth's surface. अर्थ सरफेस पे जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर का हो रहा है. ठीक है. और how much will the same particle stretch the spring at a place 800 kilometer above the earth's surface? Radius of the earth is 6400 किलोमीटर. सो देखो यहाँ पे जो फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचेगा mg खींचेगा और ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है स्प्रिंग का kx लग रहा है. सो बेसिकली k into x is equal to m into g. So this is gmm upon r square. So x is equal to gmm upon m into r square. So x is equal to, sorry, I'm sorry, gmm by k into r square, right? ये हमारा x का वैल्यू हो गया. x कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर दे रखा है. So 1 into 10 to the power minus 2 is gmm upon kr square. ठीक है. ये तो है सरफेस ऑफ अर्थ. एट सरफेस so at surface of earth ये हो गया. How much will the same particle stretch the spring at a place 800 kilometer above the earth? So at a place 800 kilometer above the earth, at a place 800 kilometer above the earth, we have k into x dash is equal to m into g dash. तो gmm by r plus h का whole square. So x dash is gmm by k times r plus h का whole square. है ना. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. अब आप डिवाइड कर दो 2 को 1 से. 2 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट x डैश बाय 1 into 10 to the power minus 2 is equal to gmm by k r plus h का whole square gmm by k r square. ठीक है. सो gmm और gmm कैंसिल हो गया, राइट. k और k कैंसिल हो गया. r स्क्वायर ऊपर चला गया. दिस इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर. ठीक है.
एक्स डैश इज इक्वल टू, अब देखो सेंटीमीटर में ही इसको रहने दो क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही फिर आ जाएगा आंसर इसका, है ना। 10⁻⁻² को रहने देते हैं। r² / r+h², रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6400 में 800 ऐड कर देंगे, 7200 का होल स्क्वायर। सो इसका जो, सो वी हैव 6400 डिवाइडेड बाय 7200 का स्क्वायर करके इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 0.79 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So a simple pendulum has a time period exactly 2 seconds. And when used in laboratory at North Pole, what will be the time period if the same pendulum is used in a laboratory at equator? Account for the Earth's rotation only. Earth के rotation के वजह से ही जो change आएगा वही निकालना है. Time period of simple pendulum is given by, so time period of simple pendulum t is equal to 2 pi root under L upon G. अब हमें पता है G मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंज है ड्यू टू रोटेशन, G डैश इज इक्वल टू G इंटू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, है ना। लैम्डा उसका लैटिट्यूड है बेसिकली, ठीक है। सो एट इक्वेटर, एट पोल्स, पहले एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और उस केस में G डैश कॉस 90 जीरो हो जाता है, G डैश इज इक्वल टू G हो गया। सो टाइम पीरियड एट पोल क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाय G हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एट इक्वेटर हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, G डैश इज इक्वल टू G माइनस R
g minus r omega square cos lambda मतलब 1. So g dash is equal to g minus r omega square. ठीक है. अब हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे. t dash is equal to 2 pi root under L by g minus r omega square. Second equation. हम लोग को what will be the time period at the same pendulum use in equator. t dash हम लोग को निकालना है. So देखो डिवाइड कर दो. डिवाइडिंग 2 by 1. So dividing 2 by 1, we get t dash upon t 2 pi root under L by g minus r omega square divided by t, that is 2 pi root under L by g. अब देखो रूट एल कट गया, 2 पाई कट गया. सो दिस इज रूट अंडर g बाय g माइनस r ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज so t dash by t is equal to रूट अंडर g बाय g माइनस r ओमेगा स्क्वायर. अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट अगर कर लें, ठीक है, सो ओमेगा अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को g का वैल्यू है, g का वैल्यू दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. r का 6400 किलोमीटर है, तो मीटर हो गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. सो दिस इज आवर रेडियस ऑफ अर्थ. g का वैल्यू दे रखा है. अब ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड अर्थ का एक रोटेशन में है ना, एक रोटेशन में हम लोग 24 आवर्स लगता है. तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60. ठीक है. सो दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 24. 7.27 10 to the minus 5. 7.27 10 to the power minus 5. So t dash is equal to टाइम पीरियड. देखो ओरिजिनल टाइम पीरियड 2 सेकेंड था जब नॉर्थ पोल था. 2 t दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 इंटू राइट रूट अंडर g मतलब 9.8 माइनस ऑफ r ओमेगा स्क्वायर 6.4 इंटू, देखो अगर हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे तो r ओमेगा स्क्वायर, r है हमारा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6. ओमेगा स्क्वायर है 7.27 10 to the power minus 5 का स्क्वायर. So 7.27 स्क्वायर 5.288 10 to the power 9 minus 9. No, minus 3. 6.528 into 6.4 3.38
ये हो गया 3.38 10 to the power -2. So 0.034. So this is 9.8 divided by 9.8 minus 0.034. So ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 0.001 into 2 कर देंगे. So this is equal to 2.004 seconds. ठीक है. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. A satellite is to revolve around the Earth in a circle of radius 800 kilometer. तो जो रेडियस इसका है that is equal to 800 kilometer. With what speed should this satellite be projected into the orbit? What will be the time period? Take G at the surface as 9.8 meter per second square and radius of the Earth is 6,400 kilometer. So हम लोग को पता है कि जो जिस पॉइंट पे ये रिवॉल्व कर रहा होगा जिस एक्सिस पे, आई एम सॉरी, ठीक है, लेट्स से अर्थ के अबाउट में ये रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट. तो सैटेलाइट इज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसका जो रेडियस है 8,000 किलोमीटर है. So this is 6,400 kilometer. This is 8,000 kilometer. ठीक है. So satellite is to revolve around the Earth in a circle of radius 8,000 kilometer. With what speed should this satellite be projected into the orbit? What will be the time period? तो हम लोग को इसका टाइम पीरियड निकालना है और किस स्पीड से हम लोग इस सैटेलाइट को यहाँ पर से प्रोजेक्ट करेंगे so that it revolves around this. So जो ये हमारा फोर्स है सैटेलाइट का और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज GMM अपॉन R square. This should be equal to, this should provide the necessary centripetal force, that is mv square by r. ठीक है. अब स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसिल हो गया, राइट. So this is Gm by r. So v square is equal to Gm upon r, right. Gm को Gr square upon r लिख सकते हैं. So हम लोग को this is Gr square means 9.8 into 6,400 plus 6,400 square upon 8,000.
ठीक है, और ये किलोमीटर स्क्वायर बाय किलोमीटर, तो ये देखो किलोमीटर के टर्म्स में है, मतलब 1 किलोमीटर का टर्म यहाँ पे है बचा हुआ। सो जो वेलोसिटी आएगा ना वो किलोमीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, खैर एनीवेज इसको हम लोग ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे, 6400 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर ऐसे कर लो, और 8000 इंटू 10⁻³ कर लो, मीटर में ही कन्वर्ट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो दिस इज 9.8 6,400 divided by so we have 5.017 10⁻⁶. So V is equal to 7083 मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम पीरियड जो हम लोग को निकालना है, ये तो स्पीड हो गया, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v हो गया। सो दिस इज 2π इंटू 8000 और उसके बाद 3 और 0 कर लो, रेडियस बाय v 7083। सो दिस इज 2 So 7096.63 seconds divided by 60, 118.27 minutes। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। क्लियर है बच्चों? एक और क्वेश्चन है 13th, वो कर लोगे तुम लोग, एक बार देख लेना, बन जाएगा तुम लोग से। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम लोग को ये जो एक्सरसाइज है पूरा एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लेना है। ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज तुम्हारा होमवर्क है इस हफ्ते का, तो इस हफ्ते इसको ये खत्म कर लेना HC वर्मा से। ठीक है, और पिछली क्लास में वो DPP भी दिए थे, वो कर लिए थे ना तुम लोग? आधा DPP भेजे थे, आधा अभी भेजेंगे इसके बाद। जितना भेजा था वो कर लिया था? यस सर। ठीक है, ये जो बचे हुए क्वेश्चन, मतलब जो सारे, एक जो 13th क्वेश्चन है वो करना है तुम्हें, और वो सारे न्यूमेरिकल्स जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो करना है एक्सरसाइज के। ठीक है, कल हम लोग सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे। ठीक, लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है।